सो हेलो वेलकम गाइस, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास होने वाली है ज्योग्राफी का, जो हमारा नौ नौ अध्याय 9 चल रहा था, वही भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास जो हमारा चल रहा था, वही उसका आज पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 आप लोगों ने देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप लोग जाकर के देख लीजिए पार्ट 1। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। भरमौर क्षेत्र विकास कार्यक्रम। भरमौर हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला का एक सुंदर और खूबसूरत क्षेत्र है। यह क्षेत्र अपनी प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक विरासत और जैव विविधता के लिए जाना जाता है। कौन जाना जाता है? भरमौर क्षेत्र विकास कार्यक्रम। कौन? भरमौर हिमाचल प्रदेश में जो चंबा जिला है, वही वही जाना जाता है, जैव विविधता के लिए जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है, लेकिन यह क्षेत्र कई चुनौतियों का भी सामना करता है, जैसा कि दुर्गम भूगोल, कम वर्षा और सीमित संसाधन। इन चुनौतियों का सामना करने और क्षेत्र के सघन विकास के लिए समन्वित विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। किसके लिए? भरमौर क्षेत्र के विकास के कार्यक्रम के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है, यह 21 नवंबर 1975 से अधिसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक ये है। नेक्स्ट है, इस क्षेत्र में गद्दी जनजाति समुदाय का निवास करते हैं। उसके बाद है, यह जनजाति मौसम के आधार पर प्रवास करते हैं। उसके बाद है, 2011 में भरमौर क्षेत्र की जनसंख्या 39,113 थी, अर्थात जनसंख्या घनत्व 21 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर थी। कहाँ की थी? भरमौर क्षेत्र विकास कार्यक्रम, हिमाचल प्रदेश। उसके बाद है 1970 के दशक में गद्दी लोगों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया। 1970 के दशक में गद्दी लोगों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया। उसके बाद नेक्स्ट है, इस क्षेत्र के समग्र विकास के लिए समन्वित विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। इस क्षेत्र बोले तो भरमौर हिमाचल प्रदेश, चंबा जिला का एक सुदूर, उसी को इस क्षेत्र के विकास के लिए समन्वित विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। उसके बाद आता है, भरमौर क्षेत्र के विकास कार्यक्रम के लिए मुख्य उद्देश्य क्या थे? भरमौर क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए मुख्य उद्देश्य क्या था? यानी आर्थिक विकास यानी कि कृषि, पशुपालन, पर्यटन और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देकर क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना, ये आर्थिक विकास है। उसके बाद है सामाजिक विकास में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और आधारभूत सुविधाओं में सुधार लाना, ये सामाजिक विकास है। उसके बाद है पर्यावरण संरक्षण, यानी कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और सतत उपयोग को बढ़ावा देना, ये पर्यावरण संरक्षण है। उसके बाद है, इस विकास योजना के कारण साक्षरता, बाल विवाह, लिंग अनुपात, लोगों के जीवन शैली में काफ़ी सुधार हुआ। उसके बाद है नेक्स्ट है, स्त्री साक्षरता 1.88%। कब था? 1971 में था 1.88%। तो वही 1971 से बढ़कर 2011 में कितना हो गया? 65% स्त्री साक्षरता हो गया। आप सोचो, 65 हो गया था, 2011 में 65% हो गई स्त्री साक्षरता। उसके बाद है, आज भी गद्दी जनजाति की एक बड़ी संख्या शरद ऋतु में कृषि और मजदूरी करके आजीविका कमाने के लिए कांगड़ा और आसपास के क्षेत्र में प्रवास करती है। ये हम लोगों ने देख लिया भरमौर क्षेत्र विकास कार्यक्रम के कुछ मुख्य उद्देश्य, यानी कि आर्थिक विकास देखे थे, सामाजिक विकास और पर्यावरण संरक्षण हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद आते हैं सतत पोषणीय विकास। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सतत पोषणीय विकास। एक ऐसा विकास जो भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकता पूर्ति को प्रभावित किए बिना वर्तमान पीढ़ी द्वारा आवश्यकता की पूर्ति हेतु किया जाता है, उसे सतत पोषणीय विकास कहलाता है। उदाहरण स्वरूप भौम जल का उपयोग करते समय इस बात को ध्यान रखना कि जल स्तर अधिक नीचे न जाने पाए और वर्षा जल या
धरातलीय जल रिस कर अंदर चला जाए। उसके बाद रिस कर अंदर चला जाए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है सतत पोषणीय विकास का उदाहरण स्वरूप। नेक्स्ट है 1968 ईस्वी में एहरलिच के द्वारा एक पुस्तक प्रकाशित की गई। दो पॉपुलेशन बम किसके द्वारा लिखा गया है, प्रकाशित किया गया पुस्तक है, तो एहरलिच बम। ये कब किया गया था, 1968। इसी प्रकार 1972 में मीडोस के द्वारा एक पुस्तक प्रकाशित की गई, द लिमिट टू ग्रोथ। ये किसका पुस्तक है, तो मीडोस के द्वारा लिखा गया ये प्रकाशित पुस्तक है। और एक मीडोस द्वारा कब ये द लिमिटेड टू ग्रोथ पुस्तक कब लिखा गया था, 1972 ईस्वी में। पर्यावरण के मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व पर्यावरण और विकास आयोग यानी कि वर्ल्ड कम्युनिकेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट यानी कि WECD की स्थापना 1983 में की गई। इसके अध्यक्ष थे नॉर्वे के प्रधानमंत्री गोरो हरलेम ब्रटलेट। इसके अध्यक्ष थे नॉर्वे के प्रधानमंत्री गोरो हरलेम ब्रटलेट। इसी प्रकार इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर नाम से, जिसे कि ब्रटलेट रिपोर्ट भी कहते हैं, इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से, जिसे ब्रटलेट रिपोर्ट भी कहते हैं। इसी प्रकार ये हमारा टॉपिक समाप्त होता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र। नंबर 1 में देखते हैं। इस नहर की शुरुआत 31 मार्च 1958 ईस्वी में की गई थी। 1958 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र की शुरुआत, 31 मार्च 1958 ईस्वी में हुई। उसके बाद दूसरा हमारा क्या है, इससे पहले राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था। इसे मतलब इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था। नंबर 3 में हम लोग का है, यह नहर पंजाब के हरिके बांध से निकलकर राजस्थान के थार मरुस्थल तक 40 किलोमीटर तक बहती है। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र 40 किलोमीटर बहती है। उसके बाद है मेरा 4 इस नहर तंत्र की लंबाई 9060 किलोमीटर है। तो लंबाई कितनी है, 9060 किलोमीटर है। उसके बाद है 5 नंबर, इस नहर तंत्र से इस क्षेत्र के 19.63 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है। 19.63 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है। कहाँ होती है, तो हरिकेक बांध से निकलकर थार मरुस्थल। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट है इंदिरा गांधी नहर सिंचाई के पर्यावरण पर प्रभाव। यदि वो इंदिरा गांधी नहर होगा तो उसके लिए सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव तो होगा ही। चलिए एक अच्छा वाला मतलब और एक बुरा वाला। चलिए सकारात्मक प्रभाव देखते हैं। अब लंबी अवधि के लिए मिट्टी में पर्याप्त नमी उपलब्ध है। अब लंबी अवधि के लिए मिट्टी में नमी उपलब्ध है। विभिन्न वर्गीकरण और चारागाह विकास कार्यक्रम अस्तित्व में आए। वायु अपरदन और नहर प्रणालियों की गाद में काफ़ी कमी दर्ज की गई। ये हमारा था सकारात्मक प्रभाव। और नकारात्मक प्रभाव देखते हैं। नकारात्मक प्रभाव, गहन सिंचाई और पानी के अत्यधिक उपयोग के कारण जल की भराव और मिट्टी का लवणता की एक खतरनाक दर्ज की गई है। यही हमारा नकारात्मक प्रभाव है। उसके बाद नकारात्मक प्रभाव, चलिए ये आप लोग खुद देख लीजिए। सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए आप खुद देख लीजिए, इसको मैं हम पढ़ाने वाले नहीं हैं। चलिए वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद आप लोग का।